अस्सलामुअलैकुम। पयाम रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट महाविश निसार। और जनाब, जो आज का हमारा 27 रमज़ान की सादत आज हमें हासिल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह के 27 रोज़े आज मुकम्मल होने को हैं और सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। इस बात का भी अफसोस है कि हमारे रमज़ान रुखसत हो जाएगा, लेकिन 27वीं की जो शब है उसमें भी हम लैलतुल क़द्र को तलाश करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी सादत है। और आज का जो हमारा दीन और दुनिया के लिहाज से मौजू है वो है हलाल और हराम। यानी इंसान का जो रिज़्क है वो जब किसी एक मखसूस कैटेगरी से बाहर आता है तो वो कब हराम के ज़ुमरे में शामिल हो जाता है। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ रोज़ाना की तरह मौजूद हैं राय मंजूर नासिर साहब। आप स्कॉलर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं और माशाल्लाह दीनी और दुनियावी मामलात पर आपकी बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है, तो इस पे आज हम उनसे रहनुमाई लेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से, और तिलावत कलाम पाक की सादत आज हासिल कर रहे हैं कारी मोहम्मद उसामा खादरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। वख़लक़ल जान्न मिन मारिज। वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान।
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين जज़ाकल्लाह कारी मोहम्मद उसामा साहब, आपने बहुत ही खूबसूरती से तिलावत कलाम में पाक की। और अब बारी है हदिया नात की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करने की सादत आज हासिल कर रही हैं। नात ख़ान शबाना अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं शबाना से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो नात का आगाज़ करें। गुल रुखता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल जतू आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 हर हर कस के लबे लाल तुरा दीदा बद गुफ्त हक्का के चे हुशकुंदाए अकी के यमनीरा 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 हक्का के चे हुशकुंदाए अकी के यमनीरा 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 बुलबुल जतू आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 दर दर्श के तू दलदान शकस्त अस्तबुल्फात तू जामरसा नींद अवैसे करनीरा 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 तू जामरसा वैसे करनीरा 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 बुलबुल जतू आमुख्ता शीरी सुखनी
सुखनीरा 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 अज जामिए बेचारा रसा नींद सलामे अज जामिए बेचारा रसा नींद सलामे बड़ी दरगाहें दरबारे बड़ी दरगाहें दरबारे रसूले मदनी राम मदनी राम मदनी राम मदनी राम बड़ी दरगाहें दरबारे रसूले मदनी राम मदनी राम मदनी राम मदनी राम गुली अज़ रुखता मुख्ता नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। जज़ाकल्लाह शबाना, बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने बहुत खूबसूरती से और दिल से पेश किया। तो जनाब अपने मौजू की जानिब बढ़ेंगे, हलाल और हराम में क्या फ़र्क है और इस पर हमारा मज़हब हमें क्या हिदायत देता है, क्या नसीहत देता है। इस छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। पयाम रमज़ान में खुश आमदीद। जनाब अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं, राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, हराम और हलाल हमारा आज का मौजू है और बहुत सी चीज़ें एक साथ जहन में आ रही हैं। फिर मैं ज़्यादा चीज़ें बोलूँगी, आप कहेंगे आपने बहुत से सवाल इकट्ठे कर दिए मुझे। लेकिन वाकई मतलब जो हमारा मुआशरा चल रहा है, नफ्सा नफ्सी जैसे लोगों में है। किसी की बड़ी गाड़ी देखी तो आपको अपनी गाड़ी बुरी लगने लगती है, आप कहते हैं यार ये लेटेस्ट मॉडल है, मेरे पास भी होना चाहिए। अब वसाइल हैं या नहीं हैं, लेकिन हम सब उस दौड़ में लग जाते हैं। किसी का अच्छा सूट देख लिया, कोई अच्छी प्रॉपर्टी देख ली, तो हम सोचते हैं यार, वहीं से कैलकुलेशंस ताना बाना दिमाग में शुरू हो जाता है कि इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। तो फिर वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिससे हमारा रिस्क जब बाहर आता है तो वो हराम के दायरे में आ जाता है। जैसे रिश्वत है, अभी तो आम पता है सबको क्या रिश्वत बुरी चीज़ है, लेकिन अब रिश्वत के भी तो राय साहब बहुत से नाम हो गए ना, किक बैक्स, प्रॉफिट, कमीशन, तहाइफ, ये वो। तो अब फिर क्या इंसान, क्या फिर वो हलाल हो जाएगी? ये मेरा सवाल है आपसे। मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये जो आज का टॉपिक है ना, ये इस्लाम में जो भी शख्स कलमा पढ़ता है, खा वो पैदाइशी मुसलमान है, खा वो मुसलमान होता है, उसके बाद हमारे यहाँ एक बात आम तौर पे मशहूर है कि जी सबसे पहले जो है ना वो नमाज है। हालांकि सबसे पहले नमाज नहीं है। अच्छा, नमाज का सवाल क़यामत वाले दिन जो हशर का दिन है, उस दिन पहला सवाल नमाज का होगा। यहाँ पे नमाज फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, हमारे सारे मतलब अक्सरियत आपने आज तक यही सुना है कि जी नमाज जी, नमाज जी, नमाज। बिल्कुल। सबसे पहली बात है जो आज हम ये कर रहे हैं, हलाल या हराम। देखें ना, अगर एक लुकमा, ये हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लुकमा हराम का अगर किसी इंसान के पेट में जाता है जी, 40 दिन तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं की जाती, ना उसकी दुआ कबूल की जाती है। अच्छा, अब नमाज इबादत नहीं है, सबसे बड़ी इबादत, अफसल इबादत तो हकूक़ुल्लाह में यही है। तो जब कबूल ही नहीं है तो फिर वो प्रायोरिटी तो कोई ना रही। तो प्रायोरिटी जो है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि कलमा पढ़ने के बाद किसी भी मुसलमान के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि उसका रोटी रिज़्क़ हलाल का है या उसका रोटी रिज़्क़ हराम का है। एक हदीस है, उसमें जगह का तयन नहीं किया गया, लेकिन जो उसके अल्फाज हैं ना, उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि या खाना काबा की बात हो रही है या मैदान अरफात की बात हो रही है। अब देखें ना, दोनों जगह एक से एक बढ़ के मुकद्दस है। बिल्कुल, ये खाना काबा है और उधर हज होता है। और आपको पता है ना, ये जो मैदान अरफात है, इसी मैदान को चौड़ा करके इसी पे हमारा हिसाब होना है क़यामत वाले दिन। यही मैदान हशर होगा, मैदान हशर यही बनेगा। अच्छा, ये दोनों जगह। अच्छा, वहाँ ये फरमाया गया कि एक शख्स आता है सफ़र से, सफ़र के आसार हैं उस पर, उसका जो कपड़े हैं वो गर्दो गुबार से अटे हुए हैं। अच्छा। अब मुसाफिर की देखें ना, दुआ ज़्यादा कबूल होती है, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है ना। ये कहा भी गया ना कि सफ़र में दुआ करें। एग्जैक्टली। अच्छा, वो रोता है, चिल्लाता है, कहता है या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे या अल्लाह दोज़ख से बचा, या अल्लाह, ये अपनी सारी दुआएं करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसके कपड़े हराम, उसका जिस्म हराम की कमाई से गोश्त बना। तो फरमाया उसकी कोई दुआ कबूल नहीं। अब देखें ना, इन दोनों जगहों में से किसी जगह बंदा खड़ा हो और अल्लाह ताला से यूं गिड़गिड़ा के दुआएं कर रहा हो और अल्लाह के रसूल बता दें कि इसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, तो फिर हलाल हराम कोई चीज़ है। लेकिन अब एक हस्ती है अल्लाह ताला,
हमने जो मैं कहता हूँ कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया कि या अल्लाह जो आप हुक्म करेंगे हम मानेंगे। अल्लाह ने कहा देखें 3 चीज़ें हैं, फिर आपने ये नहीं खानी। ये सूअर है, हमने कहा जी बिल्कुल नहीं खाएंगे। देखा ना, कोई मुसलमान नहीं खाता नॉर्मली। पाकिस्तान में तो अलग शुक्र है, कोई भी नहीं खाता। मतलब अचार से बंदा रोटी खा लेगा, गुड़ से खा लेगा, लस्सी से खा लेगा। यहाँ पे एक पॉइंट है, वो नहीं खाएंगे, सूअर नहीं खाएंगे, शराब पी लेते हैं। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, दोनों ही हराम हुए। गुजारिश करता हूँ, वो सूअर नहीं खाएंगे। दूसरा अल्लाह ने कहा कुत्ता नहीं खाना। अच्छा, हम कुत्ता भी नहीं खाते। देखे ना, मतलब मैंने कहा भाई अचार से रेस्टोरेंट वो खिला देगा आपको धोखे में, अचार से रोटी खा लेंगे लेकिन नहीं खाएंगे। तीसरा अल्लाह ने कहा रिज़्क़ हराम, वो हम खा लेते हैं। उसमें शराब भी आ गई, उसमें नशा भी आ गया, उसमें रिश्वत भी आ गई। तो ये कैसा इस्लाम है, ये कैसी तशरीहात हैं जो हम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमारी हालत जो है ना, अल्लाह ताला माफ़ करे, वो मतलब इतनी बदतर है कि उसके लिए कोई बुरे से बुरा लफ्ज़ कहे ना। कुरान पाक में कोई ऐसी उम्मत नहीं आई जिसमें इतनी बुराइयां हों जितनी हमारे में। देखा ना, एक आध बुराई हुई, कौम आद, कौम समूद, फलां कौम नू, उनको अल्लाह ने मिटा दिया, ज़मीन से उनको ख़त्म कर दिया। किसी को बंदर बना दिया, सूअर में कुरान में आता है ना कि उनको बंदर बना दिया। अच्छा, ये सारी सज़ाएं, अब ये हुज़ूर पर सल्लम का सदका है कि ना हमारी शक्लें बदल रही हैं। अदरवाइज आप यकीन करें ना कि हम में से कोई पता नहीं किस शक्ल का होता, कोई किस शक्ल का होता और हमारे साथ क्या कुछ हो जाता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, लेकिन ये बुराइयों की जो मैंने कहा ना, एक पूरी लिस्ट हमारी बनती है। आप अंदाज़ा करें कि मैं आपको एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से पहले एक दफ़ा ये पता है फ्लड वगैरह ऐसे आते थे, पहाड़ी इलाका है, खाना ये जो है मक्का मुकरमा का, तो खाना काबा डैमेज हो गया। अच्छा। और इन्होंने कहा कुरैश ने कि खाना काबा तामीर करते हैं। अच्छा। अल्लाह का घर है, ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, तो सोचा ना वहाँ से चला रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये हुआ कि उन्होंने आपस में बैठ के एक चीज़ तय की। उन्होंने कहा देखें, इसमें कोई हराम का पैसा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अल्लाह का घर है, हम हलाल का पैसा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, वो जब सब ने पैसे इकट्ठे किए, अच्छा। तो वो उसकी छत नहीं बनती थी पूरी खाना काबा की। अच्छा। मतलब उसका नीचे वाला बन गई, दीवारें नाकाफी पड़ गए ना, पैसे नाकाफी हो गए। अच्छा, लेकिन उन्होंने हराम का पैसा नहीं इस्तेमाल किया। ये जो हतीम है खाना काबा के साथ, वो छोटी सी हवेली जो है जिसमें इतनी इतनी दीवार है, ये खाने काबे का हिस्सा है। अच्छा। ये इसलिए खाली रह गया कि उनके पास पैसे नहीं थे। ठीक है। अच्छा, और इसमें एक अल्लाह ने हिकमत हमारे लिए फायदा एक इनडायरेक्ट ये रख दिया कि हम जो उसमें हतीम में जाके नफल पड़ता है वो समझे खाना काबे के अंदर है। बिल्कुल एग्जैक्टली, इट वाज पार्ट ऑफ द खाना काबा। लेकिन उन्होंने खाना काबा की मतलब नामुकम्मल उसको समझे छोड़ दिया, वो उस हिस्से पे छत नहीं डाल सके। लेकिन नामुकम्मल छोड़ना मुनासिब समझा, बजाय के हराम का पैसा मुकम्मल करने के लिए वो कोई गलत चीज का इस्तेमाल। एग्जैक्टली। क्या बात है। अच्छा, अब जो आपने कहा ना रिश्वत, देखे ना, और ये कितनी बड़ी एग्जांपल सेट हो गई है जब तक कायनात है, जब तक के लिए। एग्जैक्टली। और देखिए ना, उस वक्त इस्लाम भी नहीं आया, इतनी रोशनी भी नहीं थी। अब तो इतने क्लियर कट इस्लाम ने, मैंने कहा ना, फोकस इस पे रखा कि एक लुकमा। वो एक आलिम दीन बड़ा खूबसूरत कहते होते थे, वो कहते हैं भैया सीधी सी बात है, हराम का लुकमा अंदर, ईमान बाहर। एक ही चीज रह सकती है, या हराम का लुकमा या ईमान, ये दोनों चीजें इकट्ठी हो ही नहीं सकती। वही आपके वाली बात ना कि इस्लाम आपको कहता है कि एक साइड आपने चूज करनी है। अब दो कश्तियों में पांव रख के मुसलमान नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। और ये हलाल हराम, देखिए ना, आपकी नमाज रह गई, आप उसकी कज़ा पढ़ सकते हैं, रहनी नहीं चाहिए, लेकिन खुदा न खस्ता रह जाए, आपकी कोई ज़कात आपने नहीं पे की या कम पे कर दी, वो आप पे कर सकते हैं। रोजे आपके रह गए, आप रख सकते हैं। लेकिन हराम का जो लुकमा है, उसको देखें रेड ब्लड सेल बन जाने, मेरा ब्लड बनना है, वो खून में शामिल हो गया ना, खून में शामिल हो गया, गोश्त उससे बन गया, तो उसको आप कैसे निकालेंगे। इसलिए ना ये बहुत ही प्राइमरी चीज़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बाकी हमने कहा कि रिश्वत का हमने नाम रख लिया, उसमें अच्छे प्यारे नाम, किक बैक्स है, कमीशन है, एक चाय पानी भी कहते हैं। एग्जैक्टली। ये जी बच्चों के लिए मिठाई है जी। कितने को मिठाई खाएंगे यार। एक मेरे पास आया सियासतदान, उससे मुझे कोई काम कहा। हाँ, आप तो माशाल्लाह खुद ब्यूरोक्रेट हैं, आपको कितनी ऑफर आती है। कुछ अर्सा पहले उससे मुझे काम कहा, तो मैंने कहा जी भाईजान जायज काम है तो बिल्कुल हो जाएगा। वो प्रॉपर्टी थी गवर्नमेंट की, उसने कहा, मैंने कहा जी वो हम ऑक्शन करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा पैसे होते हैं उसको हम दे देंगे। खैर उसने साथ एक पार्टी लेके आया था, उसको बाहर निकाला। अच्छा। मुझे कहता नहीं सर, ये एक बड़ी गेम है। अच्छा। और इसमें ना कोई लंबे चौड़े पैसे हैं, तो वो ना 50-50। मैंने कहा जी आपको पता है कि पैसे मैं नहीं लेता और किसी मुसलमान को लेने भी नहीं चाहिए। सही। अच्छा, वो ना चाय पी रहा था, तो उसने ना डस करके ऐसे कप किया और वो आधी चाय बाहर आधी अंदर। कहता है साहब आपको कौन पैसे देता है, आपसे तो बात करने को दिल नहीं करता, आप इतने खुरदरे आदमी हैं। कहता है मैं अब बेगैरत आदमी हूँ कि मैं अपनी बहन और अपने भांजों का ख्याल भी नहीं रखूंगा, यानी मेरी बीवी और मेरे बच्चों का। फौरन मामा बन गया। कहता है साहब मेरा फर्ज है मैं उनका करूँ। अच्छा, मैं उनके लिए खुद ही कोई और नहीं देखेगा ना कि ये बंदा काबू के जी आपको उम्रा करा देते।
ठीक है ना। अब ये कैसा उम्र हुआ? आप बिलीव कर लें, ये 2022 में हमने उम्रे पे जाना था। अच्छा। तो मैंने लिस्ट देखी तो 22, उसमें 22 लोगों ने मुझे एग्जैक्टली ये कहा हुआ था, जी उम्रा हमारी तरफ से, उम्रा हमारी तरफ से। मैंने कहा ये तो उम्रा होता ही नहीं। देखिए ना, ये रिश्वत का, एक बकरी मतलब एक बकरी है, एक कुत्ता है। कुत्ता हम ज़बह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। चले कुत्ते को ऐसे करते हैं, पानी से पहले नहलाते हैं, फिर आबे ज़मज़म से नहलाते हैं, फिर हम कहते हैं इसका नाम बकरी ऊपर लिख देते हैं, बकरी इधर लिख देते हैं गोट, क्या वो हलाल हो जाएगी? नहीं होगी, वो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। इसी तरह से इसका जो मर्जी नाम रख लें, ये कुत्ता ही है, ये खंजीर है, ये रिज़्क़ हराम है, ये मैंने कहा कि बिल्कुल नाजायज़ है। देखिए ना, रिश्वत के बारे में अब ये नात खान हमारे पढ़ रहे होते हैं, बात तो बड़ी दुरुस्त है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन उसकी भी कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं ना। देखिए ना, मैं बगैर वुजू का नमाज पढ़ लूँ और मैं कहूँ अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, इंशाल्लाह हो जाएगी, तो मुझे पहले ही पता है कि मेरी नमाज ही कोई नहीं हुई। अल्लाह ने कहा ना भाई वुजू करें, अल्लाह के रसूल ने बताया ऐसे वुजू करें। अच्छा, उसमें देखिए हुजूर सल्लम पहले होगी छांटी, हशर वाले दिन पहले छांटी होगी, सारे जो दौड़ के जाएंगे हुजूर सल्लम की उम्मत में शामिल हो जाएं तो वो पासपोर्ट चेक करेंगे। फरमाया देखे ना, अर्राशी वल मुर्तशी कलाम फिन्नार। अब ये कौन कह रहा है? अल्लाह का रसूल। अच्छा भाई, उन्होंने बख्शिश करानी, उन्होंने पहले बता दिया कि आप रिश्वत देने वाला और लेने वाला। अच्छा, ये देने वाले को जहन्नमी क्यों कहा? देने वाले उसका तो कोई काम फंसा हुआ है, पता नहीं कितने साल से फंसा हुआ है, दो कैटेगरीज है, जरूरी करवाना है काम। दो कैटेगरीज है, मैं आपको बताता हूँ ना। एक कैटेगरी वो है जो अपना किसी का हक मारने के लिए, देखें एक पुल बना ही कोई नहीं, वो कहते हैं आप पेमेंट कर दें। एक सड़क बनी है, बनी गलत है, मतलब आधी बजरी डाली आधी छोड़, देखो ना वो आखिरी सिरे पे ठेकेदार पहुंचता है तो पीछे से उखड़ जाती है। अच्छा, उसके लिए वो रिश्वत देता है। जो है ना मजबूरी वाली, वो बात अलग है, मैंने लिखी है अपनी सीरत की किताब में भी। अच्छा, मजबूरी भी क्या मजबूरी है? मसलन मेरी एक बंदा रिटायर होता है, मैं होता हूँ, कोई और होता है, पेंशन नहीं आ रही, तो अल्लाह माफ करे कौन सी मौत पड़ जाएगी महीने में 2 में। ये लोग ना इजी अपने आप को करने के लिए जाके सीधे दिए पैसे, उनको पता ही कोई नहीं। और फिर एक कल्चर डेवलप हो जाता है, उनके मुंह को भी खून लग जाता है। क्या मैं अपने ना ये जीपी फंड वगैरह हमारा होता है ना, मुख्तलिफ स्टेशन पे वो इकट्ठा करना, फॉर्मेलिटीज करनी, वो मैं करा रहा था। तो एक था इसी हमारा रिटायर्ड तहसीलदार से, मैंने ही उसको रीएम्प्लॉयमेंट दी, तो मुझे कहता है सर छोड़े, मैं जब रिटायर हुआ था ना, मैं गया सीधा, मैंने उसको 50,000 रुपए दिए, उसने सारे कागज बना के मुझे कहा जी ये आपकी पेंशन है। अब ये देना जो है ना, ये दोज़ख है ना, इससे मना किया गया। देखिए ना, एक वो है जो आपको इंतहाई मजबूरी की हालत में पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इंतहाई मजबूरी की डेफिनेशन ये है कि जब आप सारे चैनल यूज कर लें और कोई रास्ता ना आपके पास बचे, फिर उसका गुनाह मिज़ार उनके सर है। वो तो इस्लाम ने एक फार्मूला दे दिया ना। देखिए ना, कोई बंदा आपको यहाँ पे पिस्टल रख दे और यहाँ मुझे रख दे और वो कहे जी ये हराम चीज़ खाएं तो मैं जान बचाने के लिए खा लूँ, तो उसका गुनाह तो उसके सर है, मेरे सर नहीं है। अच्छा, ये मैंने कहा इतनी बड़ी बदनसीबी है कि एक तो देखिए आपकी दुआ कबूल नहीं होती, और एक आपकी औलाद हर सूरत में नाफरमान निकलेगी। अच्छा। ये दो तो दुनिया पे सजाएं हैं ना इसकी रिज़्क़ हराम की। बाकी इसमें चोरी आ गई, डकैती आ गई, झूठ बोल के, फ्रॉड करके, खयानत करके, मतलब उसकी हजारों किस्में हैं। सोशल मीडिया भी शामिल है कि एक ऐसा थंबनेल आप देते हैं कि जनाब एक वो होती नहीं है चीज किसी तरह से भी, और आपको ये सारी बातें हमें पता लग जाती हैं कि ये हराम है, तो इससे बिल्कुल बचना चाहिए। इससे बचें जी। मजीद इस गुफ्तगू को जनाब यहीं से आगे बढ़ाएंगे, रिज़्क़ हराम की और मजीद क्या सूरतें हैं और रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करना, उस पर कायम रहना, उसका अजर क्या है, ये राय साहब से जानेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। तन मेरा चश्मा रज्जा लू दे मुढ़ लख लख चश्मा एक खोला एक कज्जा
डिठिया मैनू सब्र न आवे होर किते वल भज्जां मुर्शिद दा दीदार है बाहू मेरी लाख करोड़ी हजां बगदाद शहर दी किए निशानी उच्चियां लम्मियां चीरां ए तन मेरा पुरजे पुरजे ते ज्यों दर्जी दियां लीरां इना लीरा दी गल कफनी पाके रलसां संग फकीरां बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसां बाहू नाले करसां मीरां मीरां आज हमारा दीनों दुनिया को जो मौजू है वो है हलाल और हराम, और राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी इस मामले में रहनुमाई करने के लिए। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये बोला था कि हराम की मज़ीद क्या सूरतें हैं और रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करने का अजर, उस पर कायम रहना बड़ा मुश्किल काम है। और अभी आजकल के ज़माने में जब इतनी नफसा नफसी है तो चले हम यहाँ से आप पहले बता दें हमें, क्योंकि हराम पे हमने काफ़ी बात कर ली, कि रिज़्क़ हलाल के लिए तगो दौ करना, कोशिश करना और उस पर कायम रहना, इसका अजर क्या है? एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी रोटी रोज़ी कमाने के लिए जाता है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई फ़ौजी बॉर्डर पे खड़े होकर जहाद कर रहा हो, यानी ड्यूटी नहीं दे रहा, जहाद कर रहा है। अगर कोई भी दुकानदार है, हम सरकारी मुलाजिम है, आपकी जॉब है,
तो हम अब रोटी रोजी में ये है कि हम उसी को जन्नत में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को हम दोज़ख में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अब देखें ना, एक दुकानदार है, फरमाया कि दुकानदार जो सच्चा दुकानदार ताजिर है, फरमाया कि वो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। ये 4 कैटेगरीज बता दी गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बहुत उनके फ़ज़ाइल, हज़रत सल्लम देखे ना खुद ताजिर थे, आपका बिजनेस एक था ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, लोकल बिजनेस किया ऐसे। अच्छा, लेकिन अगर आप उसमें देखें ना, अब अगर आप नाप तोल में कमी करते हैं तो नाप तोल में कमी के लिए सूरत कुरान में अल्लाह ने एक सूरत है मुतफ़्फ़िफ़ीन, उसका माना ही है कि फिटकार है उन लोगों पर जो नाप तोल में कमी करते हैं। शदीद मुज़म्मत की, और बताया कि वो अपनी दफ़ा पैमाना पूरा लेते हैं और जब देते हैं तो पैमाना कम, और पैमाना पूरा करने के लिए मिलावटें जो करते हैं, मिलावट देखा ना, मिलावट में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना। अच्छा, फरमाया जो मिलावट करता है मेरी उम्मत में से नहीं है, हम में से है ही नहीं। अच्छा, अब देखिए ना, दूधी जो है वो पानी डाले जा रहा है, मिर्चों में वो मिलावट उसकी कर रहा है, हर चीज़ में कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसको ये है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन मैंने किसी दरबार पे या किसी फलां जगह जाके या गरीबों को करके न्याज करके तो मेरा, देखे ना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे तू मेरा है ही नहीं, देखे ना, वो डिसओन कर देंगे, तो आपके पास फिर सोचने पे कौन होगा उनके अलावा ये कहने के लिए। अच्छा, फिर इसमें रिश्वत की हमने बात कर ली, चोरी है, डकैती, अब तो देखे ना ये पिस्टल रख के, अल्लाह माफ़ करे, घर के सामने। अच्छा, ये जो शूटर्स हैं क्या करते हैं जी, बंदे कत्ल करते हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद देखिए मिलावट हो गई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई, हराम चीज़ों का कारोबार करना, यानी एब इनिशो आपका बिजनेस ही हराम है। शराब कोई बेच रहा है, कोई नशा बेच रहा है, हेरोइन बेच रहा है। अच्छा, इस तरह करके ये मतलब बेशुमार फोश चीज़ें होती हैं, उनका लोग कर रहे होते हैं। जुए खाने लोगों ने बनाए होते हैं, कसिनोज, फाशी की कमाई है। अच्छा, अब देखिए ना, अंदाज़ा कर लें कि हमारे लोग किस तरह से, अल्लाह माफ़ करे, पूरी इंटरनेशनल प्लानिंग के तहत हुआ है। मतलब एक पहले ये स्टार्ट हुआ कि मियाँ बीवी थे, उन्होंने अपनी आवाज़ में कोई रिकॉर्डिंग्स वगैरह करा के अपलोड कर दी। अच्छा, वो थोड़ी सी मशहूर हो गया सोशल मीडिया पे जी। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने किसी की तस्वीर लगा दी, अब माशाल्लाह वो बिल्कुल लड़कियां सामने आके तैयार होके, बाप बेटी सारा टब्बर के टब्बर लगे हुए हैं, किसी तरह से लाइक्स आ जाए और ये कमाई आ जाए। अच्छा, ये खालिस्तन हराम की कमाई है। अगर देखना सोशल मीडिया पे, मैंने कहा आप किसी तरह से झूठ बोल के, उरियानी फैला के, 2 नंबरी करके, सेंसेशन करके कि जी ऊपर लिखा होगा कोई ऐसी, मतलब होगा फलां मर गया, फलां की फलां जगह पे मौत वाक़ई होगी, कुछ हुआ भी नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला माफ़ करे, मैंने कहा कि इसमें देखिए ना, झूठ भी आ गया, बुतान भी आ गया, ग़ीबत भी आ गई, बेहयाई भी आ गई, तो ये सारी कमाई जो ना ये हराम की है। एक इसमें मैंने लिखा है किताब के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तावीज़ वगैरह देना या दम करना और उनके पैसे लेना। अच्छा। तावीज़ देना बिल्कुल इस्लाम में जायज़ है। अच्छा। दम करना भी जायज़ है। ये जो आखिरी 2 सूरतें हैं ना कुरान पाक की, सूरत फलक और सूरत नास, इनकी 11 आयात बनती हैं, और ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब एक वो यहूदी ने जादू किया और उसकी लड़कियों ने, तो वो रस्सी जब निकाली गई कुएं से, हज़रत अली अलैहिस्सलाम गए थे, तो वो पत्थर से, उसमें 11 गिरें थी, और ये अल्लाह ने 2 सूरतें नाजिल की कि जब एक आयत पढ़ते थे तो वही गिरा खुद ब खुद खुल जाती थी। तो इनको मौज़तैन कहते हैं। अच्छा, कोई भी जादू का हो, कोई मसला हो, अच्छा इस तरह ये तो जायज़ है। दम करना, तावीज़ देना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि विसाल से पहले 7 कुओं का पानी लेके आए, लेकिन उसके पैसे लेना हराम है। सही। अच्छा, किसी तरह भी देखे ना जी, हम तो नहीं मांगते, वो दे के जाते हैं, बस जबरदस्ती तो कोई नहीं दे के जाता, ऐसे रख दिया इन वन फॉर्म और दी अदर। मतलब इस्लाम ये है ना कि हलाकत है। फिर ये भी कहते हैं कि आपके जी इस पे ना सदकात बनते हैं, तो वो आप हमें पैसे दे दें, हम सदका दे देंगे। वो मैं अर्ज करता हूँ ना, वो आता है कुरान में आता है ना कि हलाकत है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुरान की आयतों को सस्ता बेचा। वो मैंने एक दफा उलमाए किराम को बुलाया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप ये बताएं कि लोग ज़कात क्यों नहीं पे करते। उनका जी हम तो बड़ा कहते हैं। मैंने ऐसे ना एक सफ़ा लिया, मैंने ऐसे करके मैंने कहा देखिए, इसका जो छोटा सा हिस्सा है ना, वो आप लिखते हैं कि ज़कात दें, अदा करें, ज़कात दें, और ये सारा है ज़कात हमें दें, ठीक है। हाँ, तो इस तरह ज़कात तो नहीं ना। देखिए ना, अगर उसका सदका खैरात भी करना है तो उसके वो मसारिफ दिए हुए हैं कि पहले वो अपने रिश्तेदारों में देखेगा, जिस इलाके में रहता है वहाँ पे देखेगा, तो किसी तरह से इसका हमारा सरकारी या मुलाजिम है, हम जाली TAD बना लेंगे, अपने काम से जाना है तो हमने वो बना लिया, अच्छा रिपेयर नहीं होनी वो, अच्छा, और ये सारी चीज़ें आपका ज़मीर जो है ना ये आपको बता देता है। आज के प्रोग्राम की वसातत से मेरी आखिरी गुजारिश ये होगी कि हर शख्स अपना जायज़ा ले कि मेरी कमाई में कहीं हराम तो नहीं है, या मेरा सारा बिजनेस तो कहीं हराम का नहीं है। अच्छा, अगर है तो उसमें आप 1000 उम्रे कर लें, 1000 हज कर लें,
जीरो से ज़रब है, उसका अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह के रसूल ने कि उसकी कोई वो वैल्यू दुनियावी तौर पे तो वो वाह और शाबाश हो सकती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ भी नहीं, उनकी कोई अहमियत नहीं है उस हज उम्रे या उस चैरिटी की। और मैं 10 सेकंड आपकी और ले रहा हूँ कि जैसे मैंने कहा ना, ये दुआएं क्यों नहीं कबूल होती, ये बता दिया गया कि हराम की कमाई होगी, दुआएं कबूल नहीं होगी, और औलाद जो है वो बेअदब गुस्ताख होगी, नाफरमान, और वो आपके बिल्कुल किसी काम की नहीं रहेगी। तो जनाब बहुत शुक्रिया राय साहब का, जिन्होंने आज भी हमारी इस पर रहनुमाई की। और हम ये समझ रहे होते हैं कि हम रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, जबकि मौला अली करमुल्लाह बजो फरमाते हैं कि इंसान का रिस्क उसको ऐसे ढूंढता है जैसे उसकी मौत उसको ढूंढती है। तो रिस्क के लिए अपना ईमान ख़राब ना करें और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, मेहनत करें, जायज़ काम करें, और ये ना सोचें कि हराम अगर कमा लिया तो वो अल्लाह को पता नहीं चलेगा। एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क़याम रमज़ान में जनाब इस वक्त है पब्लिक का रमज़ान सेगमेंट का, और हमारी बहुत अहम मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैं बात कर रही हूँ माहिर तालीम डॉक्टर अफ़ाफ़ मंजूर की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके तशरीफ़ लाने के लिए, बहुत खूबसूरत नाम है आपका और बड़ा डिफरेंट नाम है, अच्छा लगा मुझे ये। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी, आप माशाल्लाह आपकी एक लंबी चौड़ी जो है वो आपका तारुफ है, आप माहिर तालीम हैं, इंटरनेशनल स्पीकर हैं, रिसर्चर हैं, राइटर हैं, और HEC की अप्रूव्ड सुपरवाइज़र हैं PhD में लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए, जो PhD कर रहे होते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में माशाल्लाह PhD भी बहुत लोग कर रहे हैं, MPhil बहुत लोग कर रहे हैं। एक ज़माना था कि कोई MPhil होता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हम देखते हैं रुझान हो गया है यंगस्टर्स में कि वो BS करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो साथ ही वो फिर PhD की तरफ आ जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उस तरह से उनका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली इतने तालीमी इदारे होने के बावजूद एक बड़ी तादाद है बच्चों की जो स्कूलों से बाहर है। जी, तो इस पे आपका क्या पॉइंट है, क्या आपका ओपिनियन है, क्या समझती हैं कि अभी भी क्या वजूहात है जिनकी वजह से तालीम आम नहीं हो सकी हमारे मुल्क में? बिल्कुल महेश, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। और जहाँ तक बात है हमारे तालीमी निज़ाम की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 75 साल जितने हमारे गुजर चुके हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, हमने हमेशा कोशिश की है, बहुत सारी तालीमी पॉलिसीज़ का नफाज करने की भी कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम जैसे आपने स्कूल से बाहर बच्चों की बात की, तो स्कूल में हमारा एक टारगेट जो होना चाहिए था क्वालिटी एजुकेशन से पहले, वो स्कूल एनरोलमेंट का है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, यानी ये तादाद 2.5 करोड़ से भी बढ़ चुकी है। अब ये बच्चा जो है, ये वो इतना बड़ा नंबर है कि आप अगर इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से स्कूल्स में लाने की कोशिश भी करते हैं, ये सोचते भी हैं कि हम मुख्तलिफ स्कीम्स और स्ट्रेटजीज निकाल के, मेरे ख्याल में हर गवर्नमेंट जब भी आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो अपने तौर पर बड़ी कोशिश करती है, डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च करती है, एनरोलमेंट कैंपेन्स लॉन्च करती है, लेकिन आप तमाम स्टूडेंट्स तक, तमाम बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। मैं चूँकि रिसर्चर भी हूँ, तो जो मैंने पिछले चंद सालों में रिसर्चेस कंडक्ट की और पढ़ी भी, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी, उसमें हमारे सामने जो स्टैटिस्टिक्स नज़र आते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, इनकी तादाद ज़्यादा उन बच्चों की है जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, यानी ऐसे बच्चे जो किसी न किसी तरह से माइनॉरिटी का हिस्सा हैं, या फिर माइग्रेंट्स हैं। एक बड़ी तादाद इनमें उन बच्चों की है जो कि डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं। इसी तरह से जैसे ट्रांसजेंडर है, चाइल्ड लेबर हैं, ये वो तमाम ग्रुप्स हैं जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं। यानी इनको अगर आपने अपने स्कूल्स में लाना है, तो आपकी जो रेगुलर तालीमी निज़ाम आपने बनाया हुआ है, या उसमें आप जो रेगुलर स्कीम्स लॉन्च करते हैं, वो फ़ायदा नहीं देने वाली, क्योंकि इनके प्रॉब्लम्स और हैं। इनको स्कूल्स के अंदर कुछ जो है अकोमोडेशंस चाहिए। इसी तरह से अगर हम माइग्रेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारी जो स्कूल एडमिशन पॉलिसीज़ हैं वो शायद उनको सपोर्ट नहीं करती, यानी वो सारे एडमिशन क्राइटेरियाज जो हमने बनाए हुए हैं, वो उनके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड क्राइटेरियाज हैं, उनके अंदर वो फिक्स नहीं होते। बिल्कुल हटके निज़ाम तालीम चाहिए, वो और तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा। हटके तो नहीं, लेकिन दुनिया भर में जो इसके लिए उन्होंने, जिन कंट्रीज़ ने 100% या 100% करीब एनरोलमेंट्स को अचीव किया है, उन्होंने जो निज़ाम तालीम वहाँ पे बनाया है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये है कि तमाम बच्चों को बराबरी के हकूक़ पे उनके लिए तालीमी निज़ाम को जो है बनाया जाए। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लीजिए कि जैसे हम कम्युनिटी स्कूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी स्कूल्स को मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए मैं आपको आम मिसाल ये दे सकती हूँ। जैसे आपका थाना सिस्टम है, यानी पुलिस स्टेशन का कल्चर है कि जिस इलाके में जो वाक़या हुआ उसी इलाके में रिपोर्ट होगा, उसका मुताबिक थाना उसको बिल्कुल रिपोर्ट कर लेता है। सिमिलरली जिस इलाके में जो बच्चा रह रहा है उसी इलाके के स्कूल में जाए,
सही। तो आप देखिए कि उस इलाके के रहने वाले तमाम बच्चे, चाहे वो ड्राइवर का बच्चा होगा, चाहे वो मिनिस्टर का बच्चा होगा, वो सेम स्कूल में जाएगा। उनके नेटिव एरियाज में इंस्टीट्यूशंस दे दिए जाएं। जैसे कि हम पहाड़ी इलाकों में भी देखते हैं, वो बच्चे वो रिवर क्रॉस करने के लिए उन्हें वो एक जिप लाइन बनी होती है। अच्छा देखिए, मैं जो रिमोट एरियाज है ना, रिमोट एरियाज के तो मसाइल ही बहुत मुख्तलिफ है ना। अब वो उनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस इतनी डिफिकल्ट हैं कि वहाँ पे आप मतलब हर 2-5 किलोमीटर के ऊपर स्कूल बनाना नामुमकिन है। लेकिन मैं तो ये बात कर रही हूँ जो हमारा जैसे पंजाब के जो इलाके हैं, जहाँ हम समझते हैं पंजाब के बारे में हमारा ख्याल है कि मोस्ट डेवलप्ड प्रोविंस है, लेकिन दुनिया भर में एज ए प्रोविंस ये पहले नंबर पे है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अफसोस की बात। इसका मतलब ये है कि हमने तालीम को प्रायोरिटी तो बनाया है, लेकिन हमने सिस्टम ठीक डिज़ाइन नहीं डिज़ाइन किया, हमने जो है उनको सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज्ड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आपने एक तालीमी निज़ाम के लिए आपने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ क्रिएट की हुई हैं, आपने स्पेशल एजुकेशन की मिनिस्ट्री अलग बनाई हुई है, आपने जर्नल एजुकेशन की मिनिस्ट्री अलग है, इस तरह से नॉन फॉर्मल मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है, आपकी जो वोकेशनल ट्रेनिंग की वो अलग है। जितने ममालिक हम देखते हैं जिन्होंने तरक्की की है एजुकेशन में, उन्होंने एक अम्ब्रेला के अंडर सब के लिए जो है ना वो निज़ाम रखा है। तो हमारे यहाँ ये मिनिस्ट्रियल डिवाइड जो है ये भी बहुत हद तक इन बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जो जानना चाहूँगी वो ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने अपना सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो ठीक से डिज़ाइन नहीं किया, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अब अगर इसको हम करते भी हैं तो इसमें 5 to 10 ईयर्स का टाइम तो लगेगा, वो अपना टाइम तो लेगा प्रोसेस। अब एक चीज़ और आ जाती है, बच्चों को काबिल बनाने के लिए, उन्हें बाशऊर करने के साथ साथ उन्हें हुनरमंद बनाने के लिए, वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। अब कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर वो बच्चे जो कन्वेंशनल एजुकेशन से अभी तो महरूम है लेकिन उन्हें फिर भी हम कोई हुनर सिखा दें, वोकेशनल उनकी कोई एजुकेशन हो जाए, तो उस बारे में आप क्या समझती हैं कि ये कब तक हम शुरू कर सकते हैं या अभी तक कितना काम हो चुका है इस पर? महाविश, हमारे जो ये जैसे आपने कहा कन्वेंशनल एजुकेशन से हट के अगर हम वोकेशनल एजुकेशन या इस तरह के प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं जिसमें हम उन्हें कोई ना कोई हुनर सिखा दें, हमारे पास गवर्नमेंट के पास एक इदारा है जो कि वोकेशनल एजुकेशन पे काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तो ये है कि वो वोकेशनल प्रोग्राम्स जो वहाँ पे ऑफर किए जाते हैं वो भी बहुत कन्वेंशनल हैं, वो भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 21st सेंचुरी की हम बात करें, अब 21st सेंचुरी का जो लर्नर है उसकी नीड्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। 21st सेंचुरी में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है उसकी वजह से बिल्कुल डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। और कुछ तो हमारी कैटेगरीज ऐसी हमें मिलती हैं, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं और ख़ास तौर पे जो एक एज ग्रुप से गुजर जाते हैं बच्चे, यानी वो स्कूल जाने की उम्र से गुजर जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो क्या करें, उन्होंने ना तालीम हासिल की ना कोई हुनर हासिल किया, तो फिर वो कहाँ पे जाएं। तो उनके लिए अगर इस तरह के प्रोग्राम्स हम लॉन्च करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। इस पर कुछ काम हो रहा है, लेकिन वही बात है कि बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड्स यानी कैंडल मेकिंग सिखा दी जाती है, बुनना सिखा दिया जाता है। अब ये वो चीज़ें जिनकी मार्केट में कोई कोई वैल्यू नहीं है, आपको जो है वो लेटेस्ट चीज़ों के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे IT है, आप उन्हें IT के शॉर्ट कोर्सेज करवा दें, उनके शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाएं। फिर दूसरी बात ये कि जब तक सहूलतें आप लोगों के डोर स्टेप्स तक नहीं पहुंचाएंगे, अच्छा डोर उनके लिए एक्सेसिबल नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे यहाँ इस पर भी बात करना चाहूँगी कि डोर स्टेप का ये है कि आजकल अगर बहुत गरीब भी कोई शख्स हम देखते हैं तो फ़ोन तो उसके पास भी है, इंटरनेट का पैकेज कोई ना कोई वो भी यूज़ कर रहा है। तो अगर ऑनलाइन एजुकेशन का कोई निज़ाम ऐसा बना दिया जाए, जो बच्चे स्कूल की फ़ीसें अफोर्ड नहीं करते, स्कूल आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ तक पहुँचना, जैसे रिमोट एरियाज, तो अगर ऑनलाइन कोई ऐसे कोर्सेज हो जाएं या कोई ऐसा प्रोग्राम हो तो वो तो सबके एक्सेस में आ जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए ये वो सारे आइडियाज़ हैं जो जब हम इन चीज़ों पर सोचते हैं ना तो हमारे जहनों में आते हैं, लेकिन इंटरनेशनली बहुत से ममालिक में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और ये वो प्रैक्टिसेस हैं, अगर उनको हम फॉलो करें तो मेरे ख्याल में हम अपने जो तालीमी निज़ाम के मसाइल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है उसमें बहुत सारे एरिया ज्योग्राफिकली भी स्प्रेडेड हैं, रिमोटनेस भी बहुत ज़्यादा है, यानी आप वो कोशिश नहीं कर सकते कि आप हर जगह पे एक स्कूल बना दें, या अगर आप डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो स्पेशल पर्सनस के लिए आप हर जगह पे स्कूल खोल दें ना, तो हमारे पास इतना बजट है, हमारा जो इकनॉमिक सेटअप है इस टाइम, जिस मौशी आप ये कह लीजिए कि हमारा मुल्क उसमें से गुजर रहा है प्रॉब्लम्स में, तो उसमें हमें रहते हुए हमें यकीनन कोई ना कोई ऐसे रास्ते ढूंढने हैं जो कि हम बच्चों के लिए ऑनलाइन तो मेरा ख्याल है बहुत एक्सेसिबल भी है और इम्प्लीमेंटेबल भी है कि आप उसको ऑनलाइन में आपके पास एक्सेसिबिलिटी, और हर बच्चा मोबाइल में घुसा हुआ होता है, हर बच्चा। बिल्कुल। देखिए आपके पास इस टाइम हमने जब हमारे ये देखते हैं तो हमने पिछले दिनों एक रिसर्च हमें मिली और उसमें पता चला कि पाकिस्तान में भी तकरीबन 70% लोग जो हैं वो मोबाइल यूज़र्स हैं, ठीक है, और उन 70% में से जो हैं वो कोई अराउंड 65% जो हैं वो इंटरनेट यूज़र्स भी हैं। तो इट मीन्स कि आपकी इतनी बड़ी तादाद, इसको हम डिजिटल लिटरेसी भी कहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे वैसे लिटरेसी सिस्टम में डिजिटल लिटरेसी को कहीं काउंट नहीं किया गया। अच्छा, हमारा अभी भी लिटरेसी का जो मैकेनिज्म या स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हमने बनाए हैं वो
अभी भी वही है कि अखबार की 2 लाइनें पढ़ लिख सकता हो और ख़त का जवाब दे सकता हो, जबकि इंटरनेशनली डिजिटल लिटरेसी को उसका पार्ट बनाया गया है। और अगर हम डिजिटल लिटरेट ही कर देते हैं लोगों को तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और एक बार इसको ट्राई करके देखें, हो सकता है कोई अच्छा और पॉजिटिव प्रोडक्टिव आउटकम इससे आ सके। अच्छा, ख़वातीन की जो बच्चियों की तालीम है, बहुत से पाकिस्तान में भी ऐसे इलाके हैं, ऐसे शहर हैं जहाँ पर भी इतना वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम नहीं देखते। तो ये भी एक चैलेंज है कि तालीम की सहूलियात अगर हैं भी तो लड़कियाँ, ख़वातीन उससे अभी भी कुछ दूर हैं। बिल्कुल। अच्छा महविश, ये मैं आपके साथ भी एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कोई 2-3 महीने पहले मुझे बलूचिस्तान एजुकेशन समिट था, वहाँ जाने का मौका मिला। दे हैव इनवाइटेड मी टू टॉक अबाउट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और वहाँ पे जब मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट किया तो एक केस स्टडी मुझे वहाँ सुनने को मिली जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, एंड दैट वाज अबाउट गर्ल्स एजुकेशन। आमतौर पे जैसे अभी आपने बात की इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, हम ये सोचते हैं कि शायद पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चे स्कूल जाएं। सही। उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की, वहाँ पे उन्हें कुछ चाहिए था कि दे वांटेड कि हम यहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स ओपन करें और उन्हें फ़ीमेल टीचर्स चाहिए थी। तो उसके लिए उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया कि कितनी फ़ीमेल्स हैं जिन्होंने एलिमेंट्री पास की हुई है या एटलीस्ट मैट्रिक पास किया हुआ है। तो उन्होंने कुछ इलाकों का सर्वे करवाया और सरप्राइजिंगली उस सर्वे में एक बड़ी तादाद उन्हें मिली जो कि फीमेल्स जिन्होंने एलिमेंट्री पढ़ी हुई थी, यानी गर्ल्स थी जिन्होंने एलिमेंट्री या मैट्रिक तक पढ़ा हुआ था। अच्छा, अब उसके बाद उनके लिए जो सरप्राइजिंग फैक्ट था वो ये था कि इन इलाकों में जहाँ से ये डाटा हमें रिसीव हुआ है वहाँ पे तो गर्ल्स स्कूल ही नहीं है, तो ये कहाँ से पढ़ लिया है। तो फिर पता ये चला कि उनके वालिदैन ने उनके नाम लड़कों के नाम पे रजिस्टर करवाए हुए थे लड़कों के स्कूल में। Oh my God, this is very और interesting. उन्होंने मतलब ये पॉसिबल किया कि हम अपनी बेटियों को वहाँ पढ़ा सकें। सो दिस इज द इंटेंशन ऑफ पेरेंट्स इन दीज स्कूल्स। और फिर जो मैंने अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन वहाँ की, देयर आर रोड्स जो कि बहुत एक्सेसिबल हैं, जितने आपके अच्छे अच्छे ब्रांड्स आपको नज़र आते हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज वहाँ पे मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आपने जो चीज़ें आपको बिजनेस के लिए और सब चीज़ें चाहिए थी वो वहाँ मौजूद हैं। वो तो मीन्स कि एजुकेशन आपकी प्रायोरिटी नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर, जो कि सिस्टम आपने वहाँ पे ऐसा बनाया है कि आप एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं कर रहे, एजुकेशन को एक्सेसिबल नहीं कर रहे। बाकी तो सब मैकेनिज्म वहाँ है, सब वहाँ पे मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। जनाब डॉक्टर अफ़ाफ हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही मुफीद और यूज़फुल इस वक्त हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है। एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, फिर मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है,
फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर नकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, इस निकम्मे ने तो कुछ और कमाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे माहिर तालीम डॉक्टर अफ़ाफ मंसूर हमारे साथ हैं। अच्छा, कुछ 2-3 सवाल मेरे पास आपके लिए हैं डॉक्टर साहिबा। एक तो स्पेशल एजुकेशन, जो बच्चे स्पेशल केसेस हैं वो, और दूसरा ये कि एक सिलेबस का निफाज ये किया गया था सिंगल नेशनल करिकुलम का, जो प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी और गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी सेम सिलेबस का कहा गया था। वो किताबें तो बच्चों ने ख़रीद ली, पेरेंट्स के पैसे भी लग गए, लेकिन उसको उस तरह से पढ़ाया नहीं गया, उसको क्या कहना चाहिए कि एग्जीक्यूट नहीं किया गया प्रैक्टिकली। तो वो फ़ायदा क्या हुआ फिर उसका? जी माविश, आपने जो पहला सवाल किया स्पेशल एजुकेशन के हवाले से, तो अनफॉर्चुनेटली अगेन हमारे यहाँ जहाँ आम बच्चों के एजुकेशन के हालात इसमें खस्ता हैं, वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के हालात इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। स्पेशल एजुकेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 4 से 5% बच्चे जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं वो स्कूल्स जाते हैं, बाकी 95% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। और आप सोच सकती हैं कितनी बड़ी तादाद हो सकती है। बिल्कुल। और ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन काम कर रहा है और उसके अंदर कोई अबाउट 225 के करीब जो है वो स्पेशल स्कूल्स मौजूद हैं और हर तहसील में एक स्कूल है, लेकिन हर तहसील में एक स्कूल होना काफ़ी नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि एक बच्चा ऑन एवरेज जो है वो फ़ासला तय करके आता है 12 से 14 किलोमीटर। और एक रिसर्च मैंने कंडक्ट की, उसमें ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो एक बच्चा, एक स्पेशल बच्चा है, वो मैक्सिमम 50 किलोमीटर भी एक साइड से कवर करके स्कूल में पहुंच रहा है। अब यानी 50 किलोमीटर एक तरफ है तो दूसरी तरफ यानी 50 किलोमीटर है। इट मीन्स कि 100 किलोमीटर्स अगर एक बच्चा रोज़ाना स्कूल आने जाने में सर्व करता है तो आप सोच सकते हैं तहसील छोटी सी तो नहीं ना होती है, और उसमें आपको पता है देहाती इलाके हैं, बड़ा कुछ है, तो वो किस तरह करते कराते वहाँ पहुँचेगा। तो इट मीन्स कि ये इनफ नहीं है। और इसीलिए जैसे मैंने पहले इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, वो यही है, हम उसको इसीलिए प्रमोट करते हैं, हम इसीलिए उसके एडवोकेट हैं कि वो एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा निज़ाम तालीम है जिसको हम उर्दू में शमूलियाती निज़ाम तालीम भी कहते हैं, और जिसमें जो आपका आइडिया भी सिंगल नेशनल करिकुलम वाला था वो भी उसके अंदर फिट होता है कि आप तमाम बच्चों को यकसा मौके फ्राहम करें, लेकिन उनकी ज़रूरियात के मुताबिक, यानी जिसकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक, लेकिन एटलीस्ट स्कूल तो एक हो ना, स्कूल की चार दीवारी तो एक हो ना। आपने अलग-अलग सेगमेंट्स तो ना बनाएं कि कुछ बच्चे आप एक पिंजरे में डाल दें, कुछ एक पिंजरे में डाल दें, और फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो तमाम जब निकलते हैं उन स्कूलों में से तो वो मुआशरे में जाके एक तरह के निज़ाम के अंदर फिट हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा सवाल आपने जो सिंगल नेशनल करिकुलम का किया, ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हर गवर्नमेंट कोशिश तो करती है और बहुत सारे अहद भी करती है कि हम जो है वो ये करेंगे, तालीम के लिए कुछ ना कुछ जो है वो स्टेप्स लेंगे, और लेती भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी स्टेप लिया जाता है उसको बहुत अरसे तक कंटिन्यू नहीं करते। जैसे नई गवर्नमेंट आती है मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल। सिंगल नेशनल करिकुलम पे भी जो इनका स्टांस था गवर्नमेंट का, मेरे ख्याल में वो यही था कि तमाम लोगों के लिए जो है वो निज़ाम तालीम में करिकुलम को एक बनाया जाए, ताकि जो एक डिफरेंट कल्चर है कि एलीट स्कूल्स में कोई और सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, स्ट्रीट स्कूल्स में कोई और पढ़ाया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर स्कूल का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है,
तो उसके ऊपर ये सारा काम हुआ और ये सब बुक्स वगैरह पब्लिश हुई, स्कूल्स ने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया, प्राइवेट सेक्टर ने भी जिस तरह से भी करके सब करते रहे हैं, लेकिन वही बात है कि उसको आप अभी तक किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा सके। और इस वक्त अब जो गवर्नमेंट है वो नेशनल करिकुलम के नाम से जो है उसके ऊपर फोकस कर रही है, क्योंकि उनका ख्याल है कि सिंगल नेशनल करिकुलम का मतलब यह है कि आप स्टैंडर्डाइज कर देते हैं करिकुलम को, और शायद नेशनल बनाने से अब देखें नामों के फ़र्क से कितना फ़र्क पड़ता है, लेट्स सी, लेकिन ये हकीकत है कि कोशिश की जाती है, लेकिन उस पर जब तक आप देखें कोई भी प्लान है आप उसको एग्जीक्यूट करने का जो भी आपने टाइम फ्रेम बनाया है उतना तो आप देना, बिल्कुल, ताकि आपके उसके जब तक तो वो बनने की तक आता है, जब उसके इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है वो ब्रेक हो जाता है। अच्छा, अभी आपने बात की कि बच्चों की जो ट्रैवलिंग है, उनका ट्रांसपोर्टेशन का ड्यूरेशन, और फिर ट्रैवलिंग इटसेल्फ आपको थका देती है, और फिर ये छोटे छोटे बच्चे भले वो मैट्रिक के ही हों लेकिन हैं तो भी बच्चे ही ना, और फिर क्लास 1 से बच्चों, जो बच्चे नॉर्मल भी हैं, हम तो खैर भी डिसेबल बच्चों की बात कर रहे थे या स्पेशल बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहे थे, जो बच्चे नॉर्मल हैं, छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 के, उनके बैग्स इतने हैवी, उतना अपना बच्चे का वेट नहीं जितना उसके बैग का वेट होता है, फिर वो बेचारे कंधों पे डाल के, क्योंकि हर बच्चे को तो गाड़ी मैसर नहीं है कि वो माँ बाप उसे गाड़ी में छोड़ें या उन्होंने उसे कोई वो ड्राइवर रख के दिया है, कोई वैन या रिक्शा लगवा के दिया है, कुछ बच्चों को खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जाना पड़ता है। अब फिर स्कूल की सीढ़ियाँ चढ़ के पहली मंजिल या दूसरी, क्योंकि हर स्कूल में इतना अच्छा सिस्टम नहीं है अफोर्डेबल के वहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है और हर बच्चा लिफ्ट यूज़ कर रहा है, तो ये तो बच्चों की हेल्थ भी इससे बड़ी एक मीडिया पे भी एक बार मसला बहुत ज़्यादा आया था कि बच्चों की एक तो बैकबोन इससे इफेक्ट हो रही है, उनके कंधों की हड्डियाँ इफेक्ट हो रही हैं, तो अभी तक इतने भारी फीसें लेने के बावजूद हमारे स्कूल्स में ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सका कि बैग फ्री एजुकेशन कर देते, एटलीस्ट वो स्कूल ही कर देते जो लाखों रुपया फीस ले रहे हैं। बिल्कुल, बैग फ्री का कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें आ चुका है, बल्कि ये कहा जाता है वहाँ पे कि दिस इज अ लास्ट जनरेशन विद बैकपैक, यानी ये जो आपका बैकपैक का कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर आपकी किताबें हैं, कॉपियाँ हैं, ये सब कुछ है, उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने वहाँ एब्सोल्यूट कर दिया, यानी वो ये कहा जाता है कि इस जनरेशन के बाद तो शायद बिल्कुल ही वो पाकिस्तान में हम कब देखेंगे। ठीक है, पाकिस्तान मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारा तालीमी निज़ाम या हमारा जितना भी डेवलपमेंट का सिस्टम वो तमाम का तमाम 30 से 50 साल हम अभी पीछे चल शायद मैं और आप तो ना देख सकें, लेकिन वही विश कि हमारी नेक्स्ट जनरेशंस जो हैं वो शायद वहाँ तक पहुँच जाएं, लेकिन इस पे हमें बिल्कुल गौर करने की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में इस पे हुकूमत को और जो खास तौर पे मैंने भी सरकारी स्कूल की तो बात ही नहीं की, मैं तो आपसे प्राइवेट स्कूल की बात कर रही हूँ जो लाखों रुपया फीस लेते हैं, उसके बावजूद उनको ये जहमत या तौफीक नहीं हुई कि वो बैक फ्री एजुकेशन कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम और भी है ना, देखिए हम असल में मसला ये है कि हम चीज़ों को समझते नहीं है, एजुकेशन हो, जॉब हो, इन चीज़ों का मकसद है हैप्पीनेस इन लाइफ, कंटेंटमेंट इन हैप्पीनेस, लर्निंग का एक्चुअली जब स्कूल में जाते हैं तो आपका बच्चा स्कूल जाके खुश नहीं है, वालिदैन स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को, वालिदैन खुश नहीं है, तो आपका फिर अगर आप खुशी नहीं हासिल कर पा रहे जो आपके अल्टीमेट गोल है एजुकेशन के बाद, तो फिर ऐसी एजुकेशन का क्या फ़ायदा। यानी इवन जो टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में वो खुश नहीं है, उसके अपने मसाइल हैं, इट मीन्स कि हमने सारे सिस्टम को कहीं ना कहीं जो है ना वो गड़बड़ किया हुआ है, बिल्कुल, और हमें उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं, मतलब बिल्कुल स्कूल का मतलब तो हैप्पीनेस है टू मी, बिल्कुल कि बच्चा स्कूल जाए तो वो खुश है, टीचर स्कूल में पढ़ाए तो वो खुश है, सो इफ एवरीबॉडी इज नॉट हैप्पी, स्कूलों के बाहर लिख देते हैं मार नहीं प्यार, लेकिन आपने उनके कंधों पे बेचारों के अभी से इतना बोझ डाल दिया है, और इतनी फीसें लेने के बावजूद आप अभी तक उनको ये सहूलत नहीं दे सके। वैसे आप पार्टीज करा देंगे बच्चों को, फंक्शंस करवा देंगे, कल्चर चेंज नहीं होता, लेकिन आप ये नहीं जहमत कर रहे कि उनको आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ आउट करें, उनके डेज डिवाइड कर दें कि इतने दिन बैग की ज़रूरत है, इतने दिन नहीं है, कुछ सिलेबस आप उनका स्कूल में ही रख लें, वहीं पे पढ़ा दें। फिजिकल अब्यूज, इट्स अबाउट साइकोलॉजिकल अब्यूज एज वेल, यानी साइकोलॉजिकली आप उनके साथ कैसा ट्रीट कर रहे हैं, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई, आपने बलूचिस्तान की बात की, हमारे जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और जो अदाद शुमार हैं वो ये हैं कि बलूचिस्तान के 12 अजला में ना सरकारी ना प्राइवेट सिरे से स्कूल ही नहीं है, वहाँ पे 70% मोर देन 70% बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, स्कूल ही नहीं है तो वो बाहर ही होंगे, इसलिए ना कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कब तक हम ये देख सकेंगे कि वहाँ पर जैसे आप कह रही हैं कि हर चीज वहाँ मौजूद है, ब्रांड्स वहाँ मौजूद है, लेकिन स्कूल नहीं है, तो ये क्या चक्कर है? वैसे तो मैं मतलब मेरा ज़्यादा मुझे मौका मिलता रहा बाहर के मुल्कों में, मैं उनके साथ कंपैरिजन करती रही, लेकिन अभी पिछले दिनों जब मुझे बलूचिस्तान में और वहाँ की रियलिस्टिक, यानी जब एक देखे ना डेस्क पे बैठ के रिसर्च करना और चीज़ है, बट व्हेन यू गेट इनटू द सिचुएशन और वहाँ पे आप फील्ड में जाते हैं और देखते हैं कि लोगों की इंटेंशंस कितनी हाई हैं और वहाँ पे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो आपके पास वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है,
बलूचिस्तान और ये जो KPK है, ऑफ कोर्स ये दोनों हमारे जो एरियाज़ हैं, ये इनके लिए जो है वो काफ़ी वहाँ पे भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन बलूचिस्तान में मैं आपको बता रही हूँ वहाँ 70% बच्चा आपका ऑन रिकॉर्ड है वो स्कूलों से बाहर है। इट मीन्स कि हमारी प्रायोरिटी वहाँ पे एजुकेशन पे नहीं है। जब हमने वहाँ बाकी सब चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी कर दी है, हमने वहाँ सब चीज़ें बाकी पहुँचा दी हैं, तो वाई नॉट एजुकेशन। सो ये हमारी अगेन भूल भी है कि अगर हम लोगों को एजुकेशन से दूर रख के मुल्क हमारा तरक्की कर जाएगा, दिस इज़ नॉट। अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती हूँ, खासतौर पर फीमेल्स की जैसे आप बात कर रही थी, तो हमारी तो सक्सेस ही एजुकेशन है। यानी वट एवर आई हैव अचीव टुडे और द पर्सन्स अराउंड मी, दे हैव अचीव थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन देखिए कोई भी हो सकती है, एजुकेशन की हमेशा सदियों से उसकी फॉर्म्स चेंज होती आई हैं, ठीक है। और हर इलेक्शन में हर गवर्नमेंट दावे करती है कि इस बार एजुकेशन का बजट बहुत अच्छा होगा जी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला। ये बजट की बात है, मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि मतलब हर दौर में एजुकेशन की डेफिनेशन चेंज हुई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स और जो हमारी सारी ग्लोबल हमारी चेंजेस आती हैं उसकी वजह से एजुकेशन की डेफिनेशन चेंज होती है, क्वालिटी एजुकेशन क्या है वो चेंज होता है। अच्छा, एक और आपसे सवाल मुझे करना, माशाल्लाह यू आर वेरी यंग विद सच ह्यूज एंड हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मज़ीद आप एजुकेशन की फील्ड में इस जिम्मेदार पोजीशन पर कितनी ख़वातीन को देख रही हैं कि ख़वातीन आएँ और लीड करें इसमें, क्योंकि बच्चियों की तालीम के लिए और छोटे बच्चों की रिगार्डलेस ऑफ जेंडर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर ख़वातीन लीड करती हैं एजुकेशन के सेक्टर में। माविश, जैसे मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ में अब इस टाइम ये है कि जब हम मेरिट पे एडमिशन्स करते हैं तो मेरिट पे हमारे पास जो फीमेल्स हैं दे आर ऑलवेज ऑन टॉप। अच्छा, यानी हमारे पास मैक्सिमम नंबर जो है वो फीमेल्स का होता है और उसके बाद यानी जो है ना वो बॉयज़ आते हैं। अच्छा, इसकी कई वजूहात हैं, आपको पता है, कहा जाता है कि लड़के ज़्यादा मेहनत नहीं करते और लड़कियां ज़्यादा नंबर ले लेती हैं, हालांकि लड़के बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसमें ऐसी कोई वो बात नहीं है। जब हम प्रैक्टिकली आते हैं हमारे पास तो दे डू द सेम थिंग्स। लेकिन इस वक्त बड़े शहरों में, बड़े इलाकों में जो लड़कियाँ पढ़ जाती हैं दे बीट द क्राइटेरियाज, वो मेरिट को चैलेंज करती हैं, वो मेरिट को अचीव करके आती हैं। सो काफ़ी हद तक अब रोशनाई हो चुकी है, लेकिन अगेन वही बात है कि हमारी पॉपुलेशन का नंबर इतना ज़्यादा है कि अभी भी बहुत ज़रूरत है। यानी हायर एजुकेशन में स्टिल टू डू, हायर एजुकेशन का अगर हम कहें तो सिर्फ 8 से 10% जो है ना पॉपुलेशन हमारी हायर एजुकेशन में, और उसमें फीमेल्स आर लेस देन 5%, ठीक है। बट दोज 5% आर, मैं हमेशा उन स्टूडेंट्स को भी ये कहती हूँ दैट यू आर द चूजन वंस, यू आर द ब्लेस्ड वंस, कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप इसे मैक्सिमम जो है ना वो आप इसको स्प्रेड आउट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इस शोबे में आएँ, क्योंकि ख़वातीन का इसमें आना इस शोबे के लिए ज़्यादा सूदमंद है। तो जनाब बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर आफाक मंजूर का, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू की, बहुत इन्फॉर्मेटिव। एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, प्याम रमज़ान के किचन में आपका खुशामदीद है। और आज भी मैं इफ़्तार में बहुत ही मज़े की और झटपट किस्म की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने अपने किचन में आने से पहले लाइफ बॉय के हैंड वॉश से हैंड वॉश किए हैं, ताकि मैं 100% जर्म से प्रोटेक्शन मेरी हो सके, और जो मैं खाना पकाऊं और जो लोग मेरा खाना खाएं वो भी 100% जर्म प्रोटेक्टेड हों। और लाइफ बॉय का कहना है कि ये रमज़ान जो है लाइफ बॉय से हाथ धोएं और रमज़ान की खुशियों को महफूज रखें। बल्कि इसमें ये भी कहना है कि जैसे किसी बच्चे का सबसे पहला जो रोज़ा होता है उसको बेहतरीन बनाने के लिए बच्चों को बल्कि डेली आप लाइफ बॉय से हैंड वॉश करवाएं, ताकि वो बीमार ना आए और अपने पहले रोज़े की इफ्तार को अच्छे से इंजॉय कर सकें। तो इसी के साथ साथ मैं बताती चलूँ, बल्कि मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि आज हम कर रहे हैं सबरोसो के चिकन समोसा को फ्राई। हम साथ साथ अपने जो समोसे हैं उसको भी ऑयल में, कश्मीर कुकिंग ऑयल में हम इसको फ्राई कर रहे हैं। साथ साथ हमारे चिकन समोसा फ्राई होंगे। और उसी के साथ मैं बताती चलूँ जो मैंने अपनी रेसिपीज़ बना ली हुई हैं। इसमें मैंने बनाए हैं चिकन पॉकेट्स हैं, और उसी के साथ लेमन टार्ट हैं, और जो है पाइनएप्पल जूस। जो हमारी फ़र्स्ट रेसिपी है वो है चिकन बोनलेस आधा किलो है, शिमला मिर्च कटी हुई है 2 अदद, प्याज कटी हुई है 2 अदद, लहसुन चॉप किया हुआ है 1 खाने का चम्मच, मक्खन 2 खाने के चम्मच, क्रीम 2 खाने के चम्मच, मैदा 3 खाने के चम्मच, ब्रेड के स्लाइसेस हैं, हमने सैंडविच ब्रेड लेनी है 8 अदद, पानी है 1 कप, नमक 1 चम्मच, काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई मिर्च है 1 अदद, 1 चाय का चम्मच, अंडे हैं 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हैं 1 कप। और हमने इसमें जो स्पेशल यूज़ किया है कनौर की
चिली गार्लिक सॉस जो इसके अंदर हमने ऐड की है, और हम इसको सर्व भी कनौर की केचप के साथ ही करेंगे। कनौर केचप है 3 खाने के चम्मच, और हमने लिया है ऑयल, कश्मीर कुकिंग ऑयल लिया है फ्राई के लिए। सबसे पहले हमने जो बोनलेस चिकन है इसको हमने अलग से मैरिनेट करना है सारे मसाले लगाकर, और इसको हमने 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर अच्छे से कुक कर लेना है। कुक करने के बाद इसके अंदर चिकन ऐड किया, सारे मसाले ऐड किए, मक्खन ऐड किया, क्रीम ऐड की, और अच्छे से कुक करने के बाद लास्ट में हमने इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स डालनी है, जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, लहसुन है। ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें, इसको साइड पे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। ब्रेड को हमने चारों तरफ से कट करना है, उसके जो एजेस हैं उसको हमने काट लेना है। काटने के बाद उसको पानी में, ठंडे पानी में हमने उसको अच्छे से डिप करना है ताकि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और उसके जो हम उसको फोल्ड करें तो वो ईजिली फोल्ड हो जाए। हमने उसके अंदर फिलिंग करनी है अपने चिकन की और वेजिटेबल की। फिलिंग करने के बाद हमने अंडे में उसको डिप करना है और ब्रेड क्रम्स में उसको कोट करना है। कोट करने के बाद कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर हमने उसको फ्राई करना है। और इसी के साथ साथ मैं ये समोसों को भी साथ साथ देखती जाऊँ। इसी के साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो है लेमन टार्ट। ये बहुत इजी है, बहुत अच्छी और स्वीट डिश है, और लाइट तो नहीं है, थोड़ी हैवी है, लेकिन ये है कि अगर आप इसको इफ्तार में खाने के बाद एक लेमन टार्ट ले लें तो इट्स एनफ। इसमें ले रहे हैं हम मक्खन 1 कप, अंडे की जर्दियाँ हैं 6 अदद, आपने सफ़ेदियाँ बिल्कुल अलग कर लेनी है, और 2 अंडे आपने सारे मतलब साबुत लेने हैं जिसके अंदर सफ़ेदी भी हो और जर्दी भी हो। चीनी लेनी है 1 कप, लेमन जिस्ट यानी कि जो अंडे जो लेमन के ऊपर का जो छिलका है उसको हमने कद्दूकश कर लेना है। लेमन जिस्ट है 1 चम्मच, लेमन जूस है 2 से 3 चम्मच, और आपको टार्ट के बिस्किट्स जो हैं वो इजीली मार्केट से अवेलेबल हैं। अगर वो नहीं है तो आपको कोई भी बिस्किट्स के ऊपर इन जो क्रीम है इसको आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मक्खन, चीनी और अंडे इनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है एक पैन के अंदर। अभी आपने इसको स्टोव पे नहीं रखना, उसके बाद आपने लाइट सा फ्लेम ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने इसको लाइट कुक करते जाना है और अपना विस्क जो है उसको चलाते जाना है। उसी के साथ साथ आपने लेमन जूस, लेमन जिस्ट इसके अंदर ऐड करना है और उसको कुक करते जाना है। विद इन 5 to 10 मिनट ये थिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये क्रीम की शक्ल में आना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको फ्लेम से ऑफ कर लेना है। अगर समटाइम ऐसा होता है कि आपसे अगर ये कुक नहीं हो रहा और ये इसका अंडा जो है वो पकना शुरू हो गया है तो आपने ऐसा करना है कि आपने इसको डबल बॉयलर के अंदर करना है। एक पैन में आपने पानी लेना है, नीचे से इसका फ्लेम ऑन करना है चूल्हे का, उसको फ्लेम तेज़ करना है और उसके ऊपर आपने दूसरा पैन रख के इसको कुक करना है ताकि जो हमारा अंडा है वो जो है बटर और चीनी के साथ कुक हो। तो जैसे ही हमारी जो लेमन सॉस है वो तैयार हो जाएगी, इसको आपने एक नोज़ल में डालना है प्लास्टिक के बैग में और उसको आपने अपने जो बिस्किट्स हैं उनके ऊपर लगा देना है और उसको मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। थर्ड हमारी जो रेसिपी है वो है पाइनएप्पल जूस। इसके अंदर हमने लिया है पाइनएप्पल चंक्स हैं। अगर आपको फ्रेश पाइनएप्पल मिल जाता है तो वेरी गुड है, अगर आपको टिन वाला मिलता है तो आप उसका पानी डिस्कार्ड करेंगे और उसको अच्छे से स्टेन करेंगे, उसको वॉश भी करेंगे। 2 कप आपने लेना है पाइनएप्पल के चंक्स, ठंडा पानी लेना है तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, चीनी लेनी है 1 चम्मच और अगर आपके पास फ्रेश पाइनएप्पल है तो आप चीनी लेंगे 1 से 2 चम्मच और अगर आप टिन वाला पाइनएप्पल ले रहे हैं तो आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें है नारियल का जो पाउडर है, नारियल के मिल्क का जो पाउडर है वो हमने लिया है 3 चम्मच और बर्फ़ लेनी है आपने हस्बे ज़रूरत। और इसको आपने इन सबको आपने ब्लेंडर में डालना है, अच्छे से ब्लेंड करना है और इसके बाद आपने इसको स्ट्रेनर से स्टेन करने के बाद इसको ग्लासेस में पोर कर लेना है। तो हमारा पाइनएप्पल जूस ये भी तैयार है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो कनौर की चिली गार्लिक सॉस है वो चिकन पॉकेट्स के साथ हम इसको सर्व करेंगे ताकि हमारा जो खाना है वो और भी मज़ेदार हो जाए। इसको भी मैं इसके साथ रख रही हूँ। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हम चिकन पॉकेट्स को और जो सबरोसो के चिकन समोसा हैं इसको हम सर्व कर सकते हैं पेप्सी के साथ, एक्वाफीना के पानी के साथ, जैसा आपको दिल करे, मगर आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्रिज में ठंडा करना है और उसके बाद आपने अपनी ये जितनी भी इफ्तार आपने बनाई है इसके साथ सर्व करना है। हमारी आज की जो रेसिपीज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं, हमारा इफ्तार बिल्कुल तैयार है। आप भी अपने इफ्तार की तैयारी करें और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी पब्लिक के किचन में।